मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ाएं लेक्चर नंबर 97 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ कंपटीशन गेट एग्जाम, आईओसेल, डीआरडीओ, इसरो, भारत, एचओएल, एनएफएल, इन सब का ओवरऑल हम तरीके से आपको समझाएंगे। और हम एवरी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते हैं आपको। और हम अभी बेसिकली बीटेक और गेट के लिए आज की डेट में 13 तारीख और मार्च 2022 को हम उतने लेवल से भी अनाउंस नहीं किया हुआ है, बट एक कोर्स हमारा एप्लीकेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी हम लोग कुछ केमिकल टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ चुके हैं और हम कुछ क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं, उनको देखेंगे। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हमने जो किया हुआ है वो किस लेवल तक ठीक है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। हमारे सामने गेट एग्जाम का सिलेबस है, आप देख सकते हो। पहले टॉपिक में हमने इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंडस्ट्री जैसे कि सल्फ्यूरिक इंडस्ट्री, फास्फोरिक इंडस्ट्री, क्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर में अमोनिया, यूरिया, एसएसपी, एनटीएसपी कवर किया है। टॉपिक 2 में हम देखें नेचुरल प्रोडक्ट इंडस्ट्री जैसे पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री, शुगर, ऑयल और फैट इंडस्ट्री। 3 में पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स। चौथे में पॉलीमराइजर इंडस्ट्री, पॉलीथिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पीवीसी, पॉलिस्टर, सिंथेटिक फाइबर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक, ये सब गेट का सिलेबस है। फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है, तो आइए हम इनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नायलॉन 66 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है ये बताना है आपको। नायलॉन 66 प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नायलॉन 66 जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो आपको मालूम है कि नायलॉन 66 जो है वो हम 2 केमिकल हैं, जैसे एडिपिक एसिड जो मैंने बोला CH2 COOH एडिपिक एसिड से बोलते हैं, और हेक्सामेथाइल डाइएमीन है ना, C2 हेक्सामेथाइल डाइएमीन, मतलब CH2 का होल 6 NH2 डाइएमीन है तो NH2 इन दोनों रिएक्शन हम करते थे तो मुझे मतलब पॉलीमर 6 मिलता था और साथ में वाटर मिलता था। आपको याद होगा मैंने दोनों मॉलिक्यूल x लिए थे तो मुझे वाटर के 2x मॉलिक्यूल मिले थे। जो पॉलीमर बनता है उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन x हुआ करती थी, जो मैंने आपको बताया था। और क्योंकि साथ में इसमें वाटर मिलता है इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का ही एक प्रकार है। तो ये राइट है, गलत नहीं है, मतलब आंसर इसका नहीं है। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन इज अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड को बेकेलाइट भी कहते हैं, जैसे कि आपको याद होगा। फिनॉल जो है बेंजीन से हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं तो फिनॉल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करवाते हैं साथ में तो हमें फॉर्मेल्डिहाइड बनते से हम बेकेलाइट बोलते हैं। बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आपको मालूम है, ये बात सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। हाई डेंसिटी पॉलीथिन HDPE इज प्रोड्यूस्ड बाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंडेंसेशन बनाए जाते हैं, तो हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन हो या फिर लो डेंसिटी हो या फिर कोई भी हो, ये सभी के सभी इनके साथ में कोई अदर मॉलिक्यूल नहीं बनता है, जिससे मैंने आपको बताया था। और ये सभी के सभी जो हैं अपने आप में क्या हैं, कंडेंसेशन नहीं बनाए जाते हैं, ये अपने आप में उन्हें क्या बोलते हैं कि एडिशन पॉलीमराइजेशन एग्जाम्पल है। तो ये गलत दिया हुआ है, तो यही हमारा इनकरेक्ट आंसर है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा C। चौथा ऑप्शन बोल रहा है पॉलीएथिलीन टेरापेथोलेट इज ए पॉलिस्टर, तो PET इट इज़ द राइट आंसर। PET जो है वो पॉलिस्टर ही है। ठीक, पॉलिस्टर मैंने आपको डेक्रॉन पढ़ाया था और ऑर्लन पढ़ाया था, है ना। तो ये सब कहानी है। डेक्रॉन और टाइलिन पढ़ाया था, है ना, डेक्रॉन और टाइलिन पढ़ाया था। तो डेक्रॉन और टाइलिन ये तो एग्जाम्पल हैं ही, और अपने आप में PET भी पॉलिस्टर का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर है इसका C। अगला क्वेश्चन हम उठाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज ऑफ हैबर प्रोसेस ए 350 अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक,
अमोनिया प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर कह रहा है कि 20 मेगा पास्कल यूजिंग एफी कैटलिस्ट इन एक्जोथर्मिक रिएक्शन। देखो पहले तो एक बात जान लो, जो रिएक्शन जो है वो एक्जोथर्मिक की है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई, ये आपको मालूम ही है। तो वास्तव में जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो इसमें ऑप्शन दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक, तो इनमें से कोई ए और बी में से कोई एक आंसर होने वाला, ये तो पक्का है। ठीक है, सी और डी तो हो नहीं सकते हैं। अगर हम इसको देखें 20 मेगा पास्कल, आपने देखा कि 100 से लेकर 1000 हम जो है एटीएम वहाँ पर प्रेशर यूज होता था, 100 से लेकर तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 20 मेगा पास्कल जो है वो बेहतर है, और आपको एफई कैटलिस्ट यूज करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम देखें 900 से लेकर, मैंने आपको ये बताया था 900 से लेकर 1000 तक एटीएम यूज करते हैं, तो मुझे 400 से लेकर 80% तक कम मिलता है, जो कि बहुत सही है, और इससे ऊपर नहीं मिलता है। मैंने आपको ये बताया था 15% ज़्यादा कम इसमें कन्वर्जन नहीं मिलता है, ये भी आपको मालूम है। ठीक, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 650 है, और मैक्सिमम फेवरेबल प्रेशर जो है, मैक्सिमम कंडीशन 900 से लेकर 1000 एटीएम रहता है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियली हम मेंटेन कर पाते हैं वो 200 लेकर 300 कर पाते हैं, और जो एवरेज 20 मेगा पास्कल के बराबर है। ठीक, 20 मेगा पास्कल से हमारा पेपर है 20 10⁻6 पास्कल। इसको कन्वर्ट करोगे आप, ठीक है, 200 से वो इसको आप 101 325 से डिवाइड करोगे, तो ये अप्रोक्स जो है 200 एटीएम आ जाता है ना। तो ये कहने का हमारा मतलब यहाँ पर ये है, राइट आंसर है 20 मेगा पास्कल एफई कैटलिस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि 900 लेकर 1000 एटीएम पर 40 से लेकर 80% मिलता था, 600 एटीएम पर 15 से लेकर 25% मिलता है कन्वर्जन, 200 से 300% तक केजी प्रेशर रखे हैं, फिर एटीएम रखे तो 10 से लेकर 30% कन्वर्जन मिलता है, और 100 से रखे तो 8 से लेकर 30% कन्वर्जन मिलता है। तो इन सब चीज़ों पर हमने उसके आधार पर बता रहा हूँ 20 मेगा पास का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको रिफाइनरी दी हुई है पहले ग्रुप में, और उनका कैटलिस्ट कौन सा यूज हो रहा है जो आपको बताना है। फ्लूइड कैटेलिस्ट दूसरा ऑप्शन है, नेप्था रिफॉर्मिंग तीसरे में दिया हुआ है, और पहले में हाइड्रो डीसल्फराइजेशन दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए फ्लूइड कैटेलिस्ट आपको पता ही रहता है, जियोलाइट यहाँ पर कैटलिस्ट यूज होता है ना। तो आपको इसके आधार पर समझना है कि भाई एफसीसी में जियोलाइट यूज होता है, यानी क्यू का फर्स्ट होना चाहिए। तो क्यू में देखो, यहाँ पर फोकस करो, क्यू में फर्स्ट कहाँ पे, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी सी और बी में से कोई एक आंसर, ए और सी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, चलिए अब नेफ्था रिफॉर्मिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं जी आपको समझना है, और हाइड्रो डीसल्फराइजेशन के लिए कौन सा यूज करते हैं जी आपको समझना है। ठीक, तब तक किसी ने बताया कि नेफ्था रिफॉर्मिंग के लिए हम Al2O3 और प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो आपने कहा आर का सेकंड होना चाहिए। अब देखो ए और सी में आर का सेकंड किस में है, तो इसमें है, तो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो पी का जो है थर्ड होगा, वो पी का कौन सा होगा, पी का यहाँ पर थर्ड होगा, पी का थर्ड होगा, और क्यू का फर्स्ट होगा, और आर का सेकंड होगा। राइट, तो बी सी इज द राइट आंसर। याद रहेगा, हाइड्रो डीसल्फराइजेशन के लिए हम कोबाल्ट, मोलिब्डेनम और Al2O3 का यूज करते हैं। नेफ्था रिफॉर्मिंग के लिए हम प्लेटिनम और Al2O3 का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर पहला से सेकंड में मैच करवाना है। सोल्वे प्रोसेस, ऑक्सो प्रोसेस और सैपोनिफिकेशन प्रोसेस। सैपोनिफिकेशन प्रोसेस सबको मालूम है कि भाई इसमें क्या होगा कि सैपोनिफिकेशन प्रोसेस में हमारा कोई हमारे पास NaOH होगा, KOH होगा, उसकी रिएक्शन हो रही होगी किसी फैटी एसिड से, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, स्टेरेट का सोडियम स्टेरेट, मतलब स्टेरिक एसिड से हो रही होगी, पामेटिक्स हो रही होगी, ऐसे हो रही हुई। तो यहाँ पर देखिएगा, अच्छा क्या मिलाना, सेकंड ग्रुप में मिलाना है, जो पहला वाला दिया हुआ है
देखो जो आर सी डबल ओ एच दिया हुआ है ना, तो ये समझ में आ गया भैया आर सी एन ओ एच ये दिया हुआ है, और जो ए लिखा हुआ है ये बराबर का मतलब है, ठीक है, इसके बराबर रिएक्शन होगी। और आर जो एन है एच टू जैसे सेवन का रिएक्शन है, आपको लग गया होगा। आर जो है वो C17H35 को रिपेंड करता है। C17H35 सी डबल ओ एच सीधा स्टेरिक एसिड एन ओ एच मिलाया हमने तो सोडियम एसिटेट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, ठीक। तो ये यहाँ से हो जाएगा। तो भैया सैपोनिफिकेशन के लिए ये हो गया। आर का फर्स्ट कहीं दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ऑक्सो प्रोसेस मान लो हमें नहीं मालूम, तो सोलर प्रोसेस आपको मालूम है, CaCO3 NaCl रॉ मटेरियल होते हैं, ठीक, बनेगा Na2CO3 और CaCl2। तो भाई सोलर प्रोसेस तो आपको मालूम सेकेंड है। तो पी का थर्ड देखो, पी का थर्ड इसे मैच हो रहा है, पी का थर्ड मैच हो रहा है, तो और पक्का हो गया। तो बीच वाला तीन ही ऑप्शन तो ये राइट होगा, ठीक। CH2 ऑक्सो प्रोसेस का है कि अगर एथिलीन में हम CO की रिएक्शन करवा दें, एथिलीन में CO की रिएक्शन करवा दें और हम साथ में हाइड्रोजन रिएक्शन करवा दें, तो हमें CH3 CH2 CHO मिल जाएगा, जिसको हम एथिल एल्डिहाइड कहते हैं। C2H5 है ना, C2H5 CHO होगा एथिल एल्डिहाइड। एथिलीन प्लस CO प्लस H2 रिएक्शन करेगा। हम ऐसे बोल सकते हैं कि एथिलीन की हमने एक तरीके से वाटर गैस से रिएक्शन करवा दी है, तो ऐसे केस में क्या हुआ कि हमारा बन गया एथिल एल्डिहाइड। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सो प्रोसेस, ठीक। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, द कॉमनली यूज सॉल्वेंट इन सुपर क्रिटिकल रिएक्शन। सुपर क्रिटिकल रिएक्शन के लिए हमने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, आपको याद होगा, जब हमने आपको बताया था CO2 को अगर हम सॉलिडिफाई करते हैं तो हमें ड्राई आइस बनता है। तो ड्राई आइस वाली कंडीशन में मेरे प्यारे मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। द एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज क्लोजेस्ट टू, है ना। तो मैंने बताया था कैरोसिन इसका आंसर था। ऊपर से गैस निकलती है, नीचे से गैसोलीन बनता है, और गैस में नेफ्था आता है, ATF आता है, नेफ्था ATF गैसोलीन, फिर बनता है कैरोसिन, फिर बनता है डीजल, ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन क्या है, एवरेज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एविएशन टर्बाइन। एविएशन टर्बाइन का क्या है, या तो वो नेफ्था इसका आंसर होगा, या फिर कैरोसिन होगा। तो नेफ्था दिया नहीं है, तो कैरोसिन इज द राइट आंसर, जो मैंने बताया कि इसके आसपास बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक। तो ये थे क्वेश्चन आज के लेक्चर के। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, रिवाइज हुई होंगी। आप देख पा रहे हो कोई भी क्वेश्चन हमारे पढ़ाई से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग फिर मिलते हैं, नमस्कार।